जय हिंद दोस्तों। और आज हम कक्षा 9 के एक अध्याय बल और गति के नियम से जितने भी सूत्र होते हैं, अलग अलग घटनाओं के जितने भी सूत्र होते हैं, उन सारे सूत्रों को हम लोग देखेंगे। और इस अध्याय के दो मुख्य टॉपिक होते हैं, बल और दूसरा होता है संवेग संरक्षण का नियम। तो इन दो टॉपिकों पे जितने भी अलग अलग घटनाओं के अलग अलग सूत्र होते हैं, उन सारे सूत्र को देखेंगे कि कौन सी घटना हो रही है तो कौन सा सूत्र इस्तेमाल होगा। अगर आप ये समझ जाते हैं कि कौन सी घटना पे कौन सा सूत्र लगेगा तो आपको कोई प्रश्न हो बहुत ही आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे। और दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस अध्याय से इन दो ही टॉपिकों से प्रश्न किए जाते हैं, बल और दूसरा संवेग संरक्षण के नियम से। तो आइए इन टॉपिकों को देखते हैं। परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। एक बार और बोल रहे हैं, उन्होंने अपने दूसरे नियम में ये कहा था, उन्होंने कहा था कि संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। तो इन्हीं के नाम पे इसका मात्रक न्यूटन दे दिया गया। बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। डाइन होता है, इस बात का याद रखिएगा, सीजीएस मात्रक डाइन होता है और बल का ऐसे जो कॉमन होता है एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो आइए देखते हैं बल के कितने फार्मूले बन सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, एफ से दर्शाया जाता है फोर्स, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो एफ से दर्शाया जाता है संवेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब कि पी डेल्टा, ये जो ट्रेंगल बना है उसको डेल्टा कहते हैं। संवेग में परिवर्तन तो पी डेल्टा भी हम दिखा सकते हैं कि दर मतलब समय के साथ कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इसका सबसे पहला फार्मूला ये बनता है पी डेल्टा अपान में टी डेल्टा। डेल्टा ये जो ट्रेंगल बना है उसे डेल्टा कहते हैं और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। दूसरा, अगर हम संवेग का बात करें कि संवेग बराबर क्या होता है, तो m इंटू वी होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, जहां पे m द्रव्यमान होता है और v वेग होता है। अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, स्थान के साथ द्रव्यमान नहीं बदलता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ठीक है, लेकिन वेग उसका परिवर्तित हो सकता है। वेग शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, वेग परिवर्तित हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। द्रव्यमान उसका फिक्स होता है। इसका मतलब कि अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो वेग में परिवर्तन हो रहा होगा। तो इसी से एक नया फार्मूला बनता है, m जैसे का तैसा v माइनस u। अरे भाई, जब वेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो कुछ प्रारंभिक वेग रहा होगा, कुछ अंतिम वेग रहा होगा। तो अगर हम परिवर्तन कैसे पता करेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे तो हमको पी डेल्टा का मान पता चल जाएगा, बाकी आ जाएगा अपान में टी डेल्टा, ठीक है। ऐसे एक दूसरा फार्मूला बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला फार्मूला। दो फार्मूले हमको बल के मिल गए। अगला फार्मूला हम जानते हैं कि v माइनस यू अपान में T इक्वल टू ए होता है। तो इसी से हमारा दूसरा मिलता है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को भी हम लोग बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को भी हम लोग बल कहते हैं, m इंटू ए आता है। अब अगर हम लोग गति के समीकरण, गति का नियम नहीं, गति के तीसरे समीकरण को देखें तो तीसरा समीकरण हमारा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2sa, ठीक है। ये होता है हमारा गति का तीसरा समीकरण था ये। अगर हम u स्क्वायर को इधर लाएं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2sa। अब a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2s इधर आएगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में 2s इक्वल टू a। ये हो जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा। और अगर हम a की जगह पे इसको रखें तो हमारा बल का एक नया फार्मूला बनता है, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में 2s। ये एक नया फार्मूला मिलता है। तो जितने भी बल के फार्मूले होते हैं ये होते हैं। और ये कभी कभी बच्चों को एक और फार्मूला मिलता है, एक और फार्मूला, एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है। इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है, P2 माइनस P1। अरे भाई, संवेग में परिवर्तन हो रहा होगा तो पहला संवेग कुछ रहा होगा, फिर कुछ और संवेग प्राप्त किया होगा। तो हम लोग परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, अगर अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो इसी को ऐसे लिखा जाता है, कितने समय में, T2 समय माइनस T1। एक और लिखा जाता है, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पी डेल्टा पर में टी डेल्टा को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। जो अंतिम संवेग रहा होगा में से प्रारंभिक संवेग घटा दें और अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटा दें तो हमको ये पी डेल्टा पर में टी डेल्टा मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे बल के जितने भी सूत्र, जितने भी फार्मूले बन सकते थे, ये होते हैं। दूसरा, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी भी वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित होता है। टकराने के बाद किसी भी वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित होता है। इसको हम समझाते हैं, समझिए। जैसे अगर हम दो वस्तुएं ले लेते हैं, एक वस्तु ये लेनी जिसका द्रव्यमान m है और दो वस्तुएं यहां पे हैं, इसका m1 है और इसका m2 है। यह किसी वेग से चल रही है और ये स्थिर अवस्था में है, ये वस्तुएं स्थिर अवस्था में है। ये जाकर इनसे टकराई और इन्हें भी कुछ वेग दे दिया, इसको v1 और इसको v2। तो यहां पे संवेग क्या होगा, संवेग संरक्षण का नियम अगर हम लगाते हैं तो इसका हो जाएगा p, क्योंकि m भी, और यहां पे p1 अगर निकालें तो m1 v1, और अगर इसको p2 मान लें तो m2 v2 निकलेगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण का नियम ये लगता है कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 या mv इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये दो फार्मूले हमारे बनते हैं, ये दो फार्मूले हमारे बनते हैं। तो आइए, ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ पे तब होता है कि जब ये वस्तु जाके यहाँ पे रुक जाती है, ये नहीं गति करती है, ये वस्तु इनसे टकराई और यहीं पे जाके रुक गई, ये दोनों गति करने लगे, तब ये फार्मूला होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो टकराई, उसका कुछ वेग घट गया, लेकिन गति वो भी कर रही है, ऐसा नहीं कि वो रुक गई, इनसे टकराने के बाद ये भी गति कर रही है, तो क्या होगा? ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो वस्तुएं गति कर रही हो, आपस में मिलकर फिर गति करने लगे, या दो अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में गति कर रही हो, टकरा जाएं, तो किस दिशा में गति करेंगी? ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए, सबसे पहला केस ये होता है कि अगर कोई वस्तु है वो गति कर रही है, उसका कुछ द्रव्यमान है और दो रुकी हुई वस्तुएं हैं, या कितनी भी वस्तुएं, वो हमसे नहीं मतलब है, बहुत सारी वस्तुएं रुकी हुई हैं, उनसे जाकर टकराकर उन्हें भी कुछ वेग दे देती है, उन्हें भी कुछ वेग दे देती है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार पहले वाले का संवेग उन दोनों सभी वस्तुओं के संवेग के योगफल के बराबर होता है, ये फार्मूला बनता है। अगर इसको हम और डिफाइन करें तो P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे डैश 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 Pn, अनंत तक जितना वस्तुओं का संवेग वो दिया है उतने वस्तुओं का सबका योगफल अगर हम निकाल लें तो ये होता है संवेग संरक्षण का नियम। अब आते हैं इस पे अलग अलग घटनाएं, अलग अलग केस बनते हैं, तो देखते हैं कि वो अलग अलग केस क्या है। सबसे पहला केस देखते हैं कि अगर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वह दूसरी दो वस्तुओं के साथ टकराती है जिसका M1 और M2 द्रव्यमान है, यह वेग v से चल रही थी और इससे टकराकर इसको v1 देती है, इससे टकराकर v2 देती है और खुद भी चलती रहती है, खुद भी मूवमेंट में रहती है, उसका वेग घट जाता है v3 में, कुछ घट जाता है वेग। तो यहां पे संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किसी का अगर कोई क्या फार्मूला बनता है हमारा, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, इसको P3 मान लेते हैं, इसको P4। यहां पे P1 बराबर हो जाएगा, या P बराबर ले लेते हैं, P बराबर हो जाएगा mv, P2 बराबर हो जाएगा M1 V1, P3 बराबर हो जाएगा M2 V2 और P4 बराबर हो जाएगा MV3। ठीक है, ये फार्मूला रहेगा। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार P इक्वल टू होता है P2 प्लस P3 प्लस P4, ये हो जाएगा। अगर हम सबका मान रखें तो MV इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस MV3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, लाने क्या हो जाएगा? MV माइनस MV3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, M कॉमन है, M कॉमन ले सकते हैं। अगर M बाहर लें तो V माइनस V3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये मिलेगा। एक केस ये बन गया कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, किसी वेग में है, उसका कुछ द्रव्यमान है, अगर किसी वस्तु से किसी बहुत सारी वस्तु से टकराती है और उसका वेग कुछ घट जाता है और उन वस्तुओं में भी गति आ जाती है, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार ये फार्मूला हमारा मेन बनता है, ये फार्मूला हमारा मेन बनता है कि m ब्रैकेट में v माइनस v3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये देख लीजिए आप लोग का फार्मूला, ठीक है। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या रहेगा? ले लेते हैं कि दो वस्तुएं गतिशील अवस्था में हैं, दो वस्तुएं गतिशील अवस्था में है। M1 ये गतिशील अवस्था में है, V1 ले लेते हैं, इस दिशा में चल रही है, और एक और वस्तु है M2 और ये भी गतिशील अवस्था में है V2 के इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में एक ही तरफ जा रही हैं। और V1 मतलब जो पहला वेग है वो बहुत ज्यादा है V2 के, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम दो व्यक्ति हैं एक ही रास्ते पे चल रहे हैं और पीछे वाले व्यक्ति का जो वेग है, जो चाल है, उससे ज्यादा है आगे वाले व्यक्ति की, तो एक समय ऐसा है कि वो दोनों टकराएंगे, ये टकरा जाते हैं और मिलते हैं, टकरा कर ये मिल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि M1 और M2 मिल जाते हैं और एक ही वेग से चलने लगते हैं, v वेग से चलने लगते हैं। तो यहां पे संवेग संरक्षण का नियम कैसे काम करेगा? यहां पे संवेग संरक्षण का नियम कैसे काम करेगा, आइए देखते हैं। अगर ये टकराते हैं तो इसका मतलब हमारे इसको P1 निकलेगा, ये P2 मान लेते हैं और इसको P3 मान लेते हैं, मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V, ये एक सिंपल सा फार्मूला ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला ये बन जाएगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। कि अगर दो वस्तुएं गतिशील अवस्था में हैं तो वो जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, एक ही दिशा में है, तो अगर एक ही दिशा में है तो वापस टकरा के जुड़ जाती हैं और फिर किसी और वेग से चलने लगती हैं, तो क्या हमारा इक्वेशन बनेगा, समीकरण क्या बनेगा?
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर दोनों विपरीत दिशा में गति कर रही हो, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर दो वस्तुएं हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो क्या होता है? जैसे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2, और ये v1 गति से इधर की तरफ मान लेते हैं, ये पूर्व की तरफ गति कर रही है, और ये v2 गति से इधर की तरफ। तो अगर आप इसको धनात्मक मानते हैं, इसको धनात्मक वेग मानते हैं, तो इसको ऋणात्मक वेग आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि इधर का तो हमने वेग पॉजिटिव माना, तो इधर का हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ओर से हम नाप सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट से आता है, इधर प्लस तो इधर माइनस, ठीक है, ऐसा आता है। आगे चलते हैं। ये टकराती हैं, एक इंस्टेंट पे ये दोनों टकराती हैं, m1 और m2। तो अगर v1 ज्यादा होता है, इसको v2 मान लेते हैं, v2 के, तो क्या होगा कि गति किधर की रहेगी? अगर ये ज्यादा है अगर हम किसी व्यक्ति उधर से भी कोई व्यक्ति आ रहा है और हम भी किसी वेग से उसकी तरफ जा रहे हैं, और अगर हमारा वेग अधिक होगा तो क्या होगा? हम उसको ढकेल के उधर लेके जाएंगे, उसकी विपरीत दिशा में लेके जाएंगे। इधर से गति का क्या रहा था हमारी तरफ, हम जिस दिशा में गति कर रहे थे, हम अपनी दिशा में उसको गति करेंगे। तो ये इधर की गति करेंगे किसी और गति से, ठीक है। v3 मान लेते हैं इसको। इसका समीकरण क्या बैठेगा? वही पुराना वाला, m1 v1 प्लस ये माइनस है यहां पे, तो m1 इंटू माइनस v2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v3, ये बनेगा। लेकिन अगर ये माइनस है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो m1 v1 माइनस m2, सॉरी यहां पे m2 रखा, m2 v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v3। ये इक्वेशन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, देख लीजिए एक बार कि अगर दो वस्तुएं टकराती हैं तो क्या होता है, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हो तो क्या होता है? ऐसे होता है। ऐसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आंतरिक बल से आता है। देखिए, बल दो होते हैं, बाहरी बल और आंतरिक बल। आंतरिक बल क्या होता है कि अगर उसके अंदर खुद का कुछ बल है जिसकी वजह से अपने आप को तोड़ देता है। जैसे अगर किसी के अंदर बम है, वो अपने आंतरिक बल के कारण उसका विभाजन हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है? एक केस देखते हैं। ये सब आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा। ये सब जितने भी हम आपको इक्वेशन लिखवा रहे हैं, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, और अपने आंतरिक बल के कारण, अंदरूनी बल के कारण ये टूट जाता है। ये वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, लेकिन अपने आंतरिक बल के कारण दो भागों में टूट जाता है, जिसका द्रव्यमान m1 आता है और दूसरे भाग का द्रव्यमान m2 आता है। और यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लगती हैं। एक इधर गति करता है v1 वेग से, तो एक इधर गति करता है v2 वेग से। अगर हम इधर वाला धनात्मक लें तो इधर वाला ऋणात्मक लेंगे। ये कोई कंफर्म नहीं कि इधर धनात्मक लें, इधर ऋणात्मक लें। अगर इधर धनात्मक लेंगे तो इधर ऋणात्मक लेंगे, इधर माइनस लेंगे, ठीक है। पहले ये एकदम विराम अवस्था में था, इसका मतलब इसका वेग क्या रहा होगा? शून्य रहा होगा, ठीक है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार P इक्वल टू होता है T1 प्लस T2, ये होता है। तो अगर हम यहां पे लगाएं तो सबसे पहले पत्थर का वेग m इंटू 0 था, जो बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 इंटू माइनस v2। क्योंकि ये माइनस में तो यहां पे हम माइनस रखेंगे। अब अगर किसी भी अंक में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा शून्य हो जाता है, और यहां पे क्या हो जाएगा? m1 v1, ये माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 v2 हो जाएगा। और अगर हम इस माइनस को इधर लेके आए तो क्या होगा? m2 v2 इक्वल टू m1 v1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, देख लीजिए। ऐसे केसेस बनते हैं, इतने केसेस हो गए, ठीक है। तो इतने सारे केसेस आपके संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बन सकते हैं। इन केसेस को, इन घटनाओं को आप एक जगह कॉपी पे अच्छे से समीकरण बना के याद कर लीजिए कि किस किस घटना पे कौन कौन से समीकरण बैठेंगे। अगर आपको ये सारे समीकरण याद होंगे तो संवेग संरक्षण से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब जो अगला जितने भी इससे प्रश्न बन सकते हैं, कठिन से कठिन प्रश्न, हम आपको अगले वीडियो में लाके देंगे, ठीक है।